So one of the important ratios of all the ratios that we have understood is return on equity. जो आपको इक्विटी प्रोवाइड कर रहे हैं, जो आपको फंड प्रोवाइड कर रहे हैं, वो शेयर होल्डर्स को आप कितना पैसा छोड़ के दे रहे हो, इज बेसिकली व्हाट ROE सेज, राइट? नेट इनकम डिवाइडेड बाय एवरेज इक्विटी. एवरेज क्यों? बिकॉज वी आर कंपेयरिंग इनकम स्टेटमेंट विद बैलेंस शीट आइटम. तो एवरेज इक्विटी, सो नेट इनकम अपॉन एवरेज इक्विटी अगर करूंगा तो वी गेट रिटर्न ऑन इक्विटी. But return on equity can be further bifurcated into 3 parts, which can again be bifurcated into 5 parts to understand ROE better. ठीक है, तो ये जो bifurcation है इसको हम बोलते हैं DuPont analysis. ठीक है, segregating ROE into 3 parts to understand each of the component, what is leading ROE to be a better ratio or worse. ठीक है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ एंड व्हाई. सो ROE इज नेट इनकम अपॉन इक्विटी. ठीक है, अब नेट इनकम अपॉन रेवेन्यू लिखा मैंने. रेवेन्यू क्योंकि मैंने नीचे डिनोमिनेटर में ऐड किया, आई हैव एडेड न्यूमरेटर में रेवेन्यू, और उसको मैंने फिर डिवाइड किया बाय टोटल एसेट्स. तो ये रेवेन्यू कट गया, और टोटल एसेट्स क्योंकि मैंने डिनोमिनेटर में लिखा, मैंने न्यूमरेटर में वापस टोटल एसेट्स लिखा और उसको डिवाइड कर दिया विद इक्विटी. सो रेवेन्यू कट गया, टोटल एसेट कट गया. तो दिस एसेंशियली इज नथिंग बट नेट इनकम अपॉन इक्विटी. बट इन द प्रोसेस व्हाट आई हैव डन इज आई हैव बाइफरकेटेड ROE इनटू 3 कंपोनेंट्स व्हिच आर नेट प्रॉफिट मार्जिन. नेट इनकम अपॉन रेवेन्यू करूंगा तो नेट प्रॉफिट मार्जिन है. रेवेन्यू अपॉन टोटल एसेट व्हिच इज आल्सो कॉल्ड एसेट टर्नओवर. ठीक है, सेल्स अपॉन टोटल एसेट्स. एंड द लास्ट पार्ट इज टोटल एसेट्स अपॉन इक्विटी व्हिच इज नथिंग बट फाइनेंशियल लिवरेज. तो अब ROE अगर बढ़ रहा है, लेट्स से ROE इज इंक्रीजिंग एवरी ईयर, तो विच कंपोनेंट इज ब्रिंगिंग दैट कंपोनेंट ऑफ ROE इंक्रीज, वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट. मान लो कि नेट प्रॉफिट मार्जिन या एसेट टर्नओवर से वो आ रहा है, देन इट्स ग्रेट. बट इफ माय ROE is increasing because of financial leverage, because I'm taking too much debt, then it doesn't make sense to increase that ROE. ठीक है, वो जो ROE बढ़ रहा है वो सस्टेनेबल नहीं है. The longevity of the increase or the growth of ROE is not sustainable. ठीक है, तो हमको ये देखना है कि हमारा ROE we have bifurcated into 3 parts: net profit margin, asset turnover and financial leverage. And then we will do a analysis as to which component is bringing more of ROE. अगर financial leverage की वजह से आ रहा है, then we need to be skeptical about the increase in ROE. ठीक है, I hope this is clear. फिर net profit margin को we can further bifurcate into 3 parts. कैसे? Net profit margin is nothing but income upon revenue. So what I have done is net income upon EBT कर दो. EBT डिनोमिनेटर में आया तो न्यूमरेटर में हमने ऐड किया, EBT अपॉन EBIT किया, एंड देन EBIT अपॉन रेवेन्यू किया. सो एसेंशियली आई हैव क्लासिफाइड नेट प्रॉफिट मार्जिन इनटू 3 कंपोनेंट्स व्हिच आर नथिंग बट माय टैक्स बर्डन. EBT और नेट इनकम के बीच में क्या आता है? टैक्स आता है. सो टैक्स बर्डन आ गया, इंटरेस्ट बर्डन आया बिकॉज EBT और EBIT कंपेयर कर रहा हूं, एंड माय ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन व्हिच इज EBIT अपॉन रेवेन्यू. So I have further bifurcated net revenue into tax burden, interest burden and operating profit margin, which is again multiplied by asset turnover and financial leverage. इसको भी मैं ये further 5 part bifurcation भी कर सकता हूँ, and I will be able to understand my ROE better. ठीक है, the whole point is to understand ROE better. अभी अगर नॉट नेट प्रॉफिट मार्जिन की वजह से आ रहा है या एसेट टर्नओवर की वजह से आ रहा है, इट्स ग्रेट. बट इफ द ROE इज इंक्रीजिंग और द कंपोनेंट ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज इज हाई बिकॉज फाइनेंशियल लेवरेज इज हाई, तो देन वी नीड टू बी स्केप्टिकल. ठीक है, सो दिस इज DuPont एनालिसिस. वेरियस थिंग्स कैन बी गिवन इन योर क्वेश्चंस. यू कैन इजीली डिटरमाइन इफ एसेट टर्नओवर इज गिवन, फाइनेंशियल लेवरेज. अगर कोई भी एक कंपोनेंट दिया है तो आप एक मिसिंग कंपोनेंट निकाल सकते हो. दैट इज हाउ दे स्ट्रक्चर क्वेश्चंस इन CFA. This is the whole concept that we wanted to learn, but there are few other concepts that are given in the reading, sprinkled somewhere in the middle of the chapter. कि एक
पॉइंट था रिटेंशन रेशियो का। रिटेंशन रेशियो इज नथिंग बट जितना भी नेट इनकम मैं कमा रहा हूं उसका कुछ कंपोनेंट आई गिव आउट एज डिविडेंड एंड कुछ कंपोनेंट आई लिव आउट फॉर द कंपनी टू एंजॉय इन द फ्यूचर। मेरे को अपने ऑपरेशंस भी रन करने हैं, आई नीड कैपिटल टू रन द ऑपरेशंस। सो रिटेंशन रेशियो इज वो पार्ट ऑफ इनकम विच इज नॉट गिवन आउट एज डिविडेंड। तो हमको क्या करना है, नेट इनकम माइनस डिविडेंड। तो अब ये जितना बच गया उसको डिवाइडेड बाय अगर नेट इनकम करोगे दैट विल गिव यू हाउ मच हैव यू रिटेन्ड आउट ऑफ योर नेट इनकम फॉर द कंपनी। ठीक है, दिस इज नथिंग बट 1 माइनस योर डिविडेंड पे आउट रेशियो। डिविडेंड पे आउट रेशियो इज नथिंग बट डिविडेंड अपॉन नेट इनकम। ठीक है, तो 1 माइनस डिविडेंड पे आउट करोगे तो नेट इनकम माइनस डिविडेंड अपॉन नेट इनकम करोगे तो वी विल रीच टू दिस फिगर अगेन। ठीक है, रिटेंशन रेशियो ही हो गया वो। ठीक है, then there are certain metrics that we can use such as sales per employee, growth in same store sales or sales per square foot to understand our company better. ठीक है, मैंने एक स्टोर पे कितना कमाया उससे ग्रोथ कितना है। सी ग्रोथ कैन कम इन via two things. The existing number of stores can bring in further growth or I can deploy more fund and increase my number of stores. तो वो तो ग्रोथ लाके देगा ही, बट जितने स्टोर्स पहले थे उनसे मेरा क्या ग्रोथ आया दैट विल बी अवेलेबल विद द मेट्रिक कॉल्ड ग्रोथ इन सेम स्टोर सेल्स। ठीक है, सिमिलरली पर एम्प्लॉय मेरा कितना सेल्स कर रहा था, कितना आप कर रहा है, कितना कर सकता है, दैट कैन बी डिटरमाइंड बाय सेल्स पर एम्प्लॉय। एंड द लास्ट वन इज सेल्स पर स्क्वायर फुट। इफ आई एम अ रिटेल कंपनी which requires physical presence, तो पर स्क्वायर फुट मेरा कितना सेल्स हो रहा था, कितना मैं कर सकता हूं, आई नीड टू एनालाइज दैट यूजिंग दिस मेट्रिक। ठीक है, सो दीज आर सर्टेन मेट्रिक दैट इज यूज्ड टू अंडरस्टैंड दैट पर्टिकुलर इंडस्ट्री और कंपनी बेटर। देन देयर इज बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क इज quantified using coefficient of sales which is nothing but standard deviation by mean। तो अब यहाँ पे आप कोएफिशिएंट ऑफ सेल्स निकाल रहे हो तो सेल्स भी निकाल सकते हो, आप नेट इनकम भी यूज कर सकते हो, आप रेवेन्यू भी यूज कर सकते हो। बेसिकली वी आर डिटरमाइनिंग कोएफिशिएंट जिसका फॉर्मूला इज स्टैंडर्ड डिविएशन बाय मीन। ये आप किसी भी एक मेट्रिक के लिए निकाल सकते हो। एंड द लास्ट कंपोनेंट ऑफ आवर रीडिंग इज एग्जामिनिंग वेरिएबिलिटी ऑफ माय फाइनेंशियल आउटकम्स। अभी मैंने इतने सारे रेशियोज निकाल दिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एनालाइज कर दिया, बट आई नीड टू अंडरस्टैंड दैट financial statements are not static. They will keep evolving with time and I need to see if there are certain circumstances which hampers my revenue or increase my revenue, तो मेरा financial statements कैसा दिखेगा, right? So there are different variables that we need to keep into account while examining the financial statements. तो वो अगर हमको variability अगर check करना है तो what are the three easy tools that we can use is, एक है sensitivity analysis which is nothing but changing one component out of your whole financial statements to know कि उस component का कितना बड़ा फर्क पड़ जाता है पूरे financial statements में, such as increasing my sales by 10% and learning how much of the assets, how much of the profit, how much of the debt to equity will hamper or improve by increasing my revenue by 10% or decreasing my revenue by 10%. So basically sensitivity of my financial statements with respect to one component मैं sensitivity analysis से पता कर सकता हूँ। Next is scenario analysis. Scenario analysis basically says कि आपने ये जो भी financial statements बनाए हैं या जो देखे हैं, those are on normal circumstances. There could be a scenario where everything is very hunky dory, सब कुछ अच्छा हो रहा है आपके लिए, and there could be another scenario जहाँ पे आपके लिए कुछ चीजें अच्छी नहीं हो रही है। So scenario analysis says that take both into account, best case scenario, worst case scenario, base case scenario, and try to understand कि ये कंपनी कहाँ जा सकती है और कैसे जा सकती है, right? So that is called scenario analysis. Last is simulation. So simulation and scenario are quite similar, but simulation is random. ठीक है, simulation analysis क्या है? So there are various probabilities that can happen with the company. Since there are too many variables, there are too many probabilities. So we can deploy a computer to understand what are the different probabilities of things happening, and the computer will give out random selections. ठीक है,
वो रैंडम सिलेक्शन के बेसिस पे वी कैन अंडरस्टैंड कि भाई मेरी कंपनी का क्या हो सकता है, राइट? सो दैट इज कॉल्ड सिमुलेशन. Just understanding what can happen with the company if random selections are taken into account. So that is 3 tools that I can use to understand what could be the different scenarios, different sensitivities and different simulations that can happen with my company. So that is your end of this reading. Thank you.